कर रहे हैं? मैं अभी रिकॉर्ड शुरू कर दिया क्योंकि अभी कंप्यूटर पे आ गया हूँ। पहले मैं मोबाइल पे था, अब कंप्यूटर पे आस्ता आस्ता खुल ही गया। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरा ना एनालिसिस खराब हो जाए, नहीं तो मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेता। बातों की समझ आ रही है ना कि हमने नॉन रिडंडेंट जीन लेने हैं। हमने कौन से लेने हैं? नॉन रिडंडेंट। ठीक है, जो अपने फंक्शन छोड़ चुके हैं वो नहीं लेने, उसे रिडंडेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिडंडेंट। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपकी जो NPR1 है उसके अंदर कौन कौन से भी प्रोटीन है, उसके प्रोटीन की डोमेन कितनी है, कौन सी फंक्शनल डोमेन है। ये माशाल्लाह आप लोग बड़ा थोड़े अरसे में ही आप लोगों ने मुझे बड़ा खुश कर दिया कि आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। यार तेरी मेहरबानी, इतना स्लो। अच्छा, NPR1 कब एक्टिवेट होती है? SA जब इंड्यूस हो। सैलिसाइक्लिक एसिड। और सैलिसाइक्लिक एसिड कब इंड्यूस होता है? जब पैथोजन का अटैक होता है। ठीक हो गया? अटैक होता है। अच्छा, जी सर। तो NPR1 domain can be found in NPR1 and ribosine key regulator of salicylic acid mediated systemic acquired resistance. और it's a सॉरी बच्चे, बस ये ओपन होने लगी है प्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये एक प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको देना चाह रहा था काफी अरसे से, लेकिन ना बस वो दे नहीं सका मैं। शायद मैंने दे दी थी आपको। अच्छा, ये ना एक ये एक ना पेपर है, पेपर आपको सिखाना चाह रहा था। ये इस तरह का रेफरेंस किया जिस तरह आपका NPR1 है ना, ये इसी तरह का एक पेपर है। ये टाइटल जीनोम-वाइड एनालिसिस ऑफ प्लांट स्पेसिफिक डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैमिली इन टोमेटो। ठीक है, ये एक पेपर है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फैमिली है। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है? डॉफ। और उसका टोमेटो के अंदर जीनोम वाइड एनालिसिस किया हुआ है। जीनोम वाइड का मतलब जिस तरह भी आप कर रहे हो कि टोटल पैरालॉग्स जो टोमेटो के अंदर है ना उसके, जिस तरह अभी आप NPR समझो आपका टाइटल है, आपने किसके ऊपर काम कर रहे हैं? जीनोम वाइड एनालिसिस ऑफ NPR लाइक जीन फैमिली, लाइक जीन फैमिली इन सिट्रस। आप इस पे काम कर रहे हो, ठीक है? अगर आपका टाइटल होगा तो ये होगा। अच्छा, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका जीन होता है ना, जीन उसके कितने पार्ट होते हैं? जीन के सर एक उसका प्रमोटर होता है, ORF होता है, फिर टर्मिनेटर होता है। ठीक है, प्रमोटर कैसे एक्टिवेट होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके ऊपर बाइंड करते हैं। ठीक है, बाइंड करता है। ओपन रीडिंग फ्रेम एक ऐसा रीजन होता है DNA का जिससे मैसेंजर RNA बनता है। टर्मिनेटर के ऊपर आके मैसेंजर RNA के बनना बंद हो जाता है। ठीक है, अब ये मैंने एक सीक्वेंस इधर आपको शो कराई हुई है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अगर आपके पास DNA की सीक्वेंस हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर प्रमोटर रीजन कौन सा है, टर्मिनेटर रीजन कौन सा है और ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है? कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस सीक्वेंस?
ORF तो ATG से स्टार्ट होगा। ORF ATG से स्टार्ट होगा। ये देखो ना, दुनिया के अंदर तकरीबन 99.9% और जो ORF है ना वो किससे स्टार्ट होते हैं? ATG से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी DNA के अंदर ATG होगा ना, तो वहां का हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कहीं ना ओपन एंडेड फ्रेम है। अब ये देखें, ये ATG है। ठीक है। अब ATG का मतलब है कि ये स्टार्ट कोडान है। स्टार्ट कोडान का मतलब ये है कि यहां से ओपन एंडेड फ्रेम स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर आगे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होंगे, GCC, जिस तरह ये कोडान है जो कि एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ये दूसरा कोडान है जो कि दूसरे अमीनो एसिड को कोड करता है। फिर डिफरेंट कोडान्स हैं जो कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एंड के ऊपर ये है TAA। इसे कहते हैं स्टॉप कोडान। इसे क्या कहते हैं? स्टॉप कोडान। ठीक है। ये यहां पर आगे ओपन एंडिंग फ्रेम स्टॉप हो जाता है। इसके बाद मैसेंजर आरएनए बनना बंद हो जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है कि मैसेंजर आरएनए बनना यहां के बाद बंद हो जाए। इसके बाद टर्मिनेटर सीक्वेंस शुरू हो जाती है। अच्छा, ये आपको ये स्ट्रक्चर, जीन की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो ATG से पीछे जो सीक्वेंस होती है, ये रेड वाली, ये होता है प्रमोटर सीक्वेंस। ये कौन सा होता है? प्रमोटर सीक्वेंस। अच्छा, अब प्रमोटर सीक्वेंस जो होती है उसके अंदर क्या चीज, जिस तरह स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान होता है ओपन एंडिंग फ्रेम के अंदर, दरमियान में जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो डिफरेंट कोडान्स होते हैं। ठीक है। तो वो तो हमें पता चल गया कि ये ओपन एंडिंग फ्रेम है। अब जो प्रमोटर सीक्वेंस है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज अ प्रमोटर सीक्वेंस? उसके अंदर एक डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट होती है। डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड और उसकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। उसे हम मोटिफ कहते हैं, उसे न्यूक्लियोटाइड मोटिफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड मोटिफ, न्यूक्लियोटाइड मोटिफ, या उसको एलिमेंट्स भी कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड एलिमेंट्स। ठीक है। फर्स्ट क्या, ये कैट बॉक्स, CAAT, TAAT, एक टाटा बॉक्स, ये दो बॉक्स ऐसे हैं। फिर एक होता है G बॉक्स। ये नॉर्मली हर प्रमोटर रीजन के अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ATG है ना, ये जो A होता है ना, इसको हम +1 कहते हैं। इसको कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहते हैं? +1। +1। इससे जो पिछले वाले न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो नेगेटिव। फर्क क्या, ये C जो है ना, C, ये -1 है, ये -2 है। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम नंबर, अगर हम इसको नंबरिंग देंगे तो ये -3, और इस तरह पीछे जिसको जाते जाएंगे -3, ATG से आगे की तरफ जाते जाएंगे पॉजिटिव में आता जाएगा। ये +1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आप इसको नंबरिंग देते हो। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, अब आपने 1500 न्यूक्लियोटाइड या 2000 न्यूक्लियोटाइड अगर ATG से पीछे आपने प्रमोटर रीजन के डाउनलोड किए हैं, तो इट मीन आपने -2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड किए हैं, डाउनलोड किए हैं प्रमोटर के, या 500 हो सकते हैं या 1000 हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, जो प्रमोटर रीजन होता है ना, अच्छा वहां पर आके क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं। अच्छा, प्रमोटर रीजन के अंदर इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स भी होती हैं, और इसको मोटिफ भी कहते हैं। तीनों चीजें कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोटिफ। इसे हम न्यूक्लियोटाइड मोटिफ कहेंगे। अगर प्रोटीन के अंदर कोई सीक्वेंस अरेंजमेंट है उसे हम प्रोटीन मोटिफ कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटीन मोटिफ। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड मोटिफ। मोटिफ कैसे कहते हैं? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एनी एलिमेंट्स इज नोन एज मोटिफ। जिसका टाटा। अच्छा, मेरी बात की यहां तक किसको कंफ्यूजन है तो बता दें। हाँ जी बच्चों। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये समझ आ गई। अब अच्छा, अब ये जो रीजन है, ये टाटा बॉक्स, G बॉक्स,
ट्रिपल ए जी, ये जी है, ऐसा रीजन है प्रमोटर के अंदर जहां पर आके डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करता है। अगर किसी प्रमोटर के अंदर ट्रिपल ए जी ना हो तो वहां आके डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करेगा। सिमिलरली ये नीचे एक सीक्वेंस दी हुई है, ये वाली टी जी टी सी टी सी, जिस भी जीन के अंदर टीजी टी सी टी सी सीक्वेंस होगी ना, वो ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होंगे। उसे क्या कहेंगे? वो जीन ऑक्सिन से एक्टिवेट होंगे। वो जीन तब एक्टिवेट होंगे जब ऑक्सिन सेल के अंदर एंटर होगा या ऑक्सिन का स्टिमुलस होगा, क्योंकि ये ऑक्सिन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट है। उसे एआरएफ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? इसका डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एआरएफ, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ऑक्सिन रिस्पॉन्स फैक्टर्स, या इसको ऑक्सिन रिस्पॉन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं। वो जीन ऑक्सिन से एक्टिवेट होंगे जिन जीन के प्रमोटर के अंदर ये वाली सीक्वेंस होगी। ठीक हो गया? मेरी बात की समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये वाली जो सीक्वेंस है ये एटीजी के बिल्कुल साथ है, कंधे ना कंधा मिल रहा है ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर एटीजी के बिल्कुल साथ इसे। अच्छा, ऐसी सीक्वेंसेस जिन्होंने इसको हम कहते हैं सिस एलिमेंट्स। इसे क्या कहते हैं? इसको सिस एलिमेंट्स भी कहते हैं। प्रमोटर रीजन को हम क्या कहते हैं? कि अंदर सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है? और ये जो है ना ट्रिपल ए जी, ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट है। डाटा बॉक्स सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स है। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसके ऊपर बाइंड करते हैं। अच्छा, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं सिस, एक होते हैं ट्रांस। ठीक है? जो सिस होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, सिस एलिमेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल जहां उन्होंने काम करना होता है ना, वो वही पैदा होते हैं, जब वही होते हैं साथ साथ। अच्छा, फर्ज किया आप लोग में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में पढ़ रहे हैं, उसे हम सिस स्टूडेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सिस स्टूडेंट। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट झंग में पैदा हो या रावलपिंडी में पैदा हो, फैसलाबाद में पैदा हो, और वो पढ़े आगे लाहौर में, उसे हम कहेंगे ट्रांस स्टूडेंट, दूर के स्टूडेंट। उसे क्या कहेंगे? ट्रांस स्टूडेंट। अच्छा, इस तरह दो फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। एक होते हैं सिस एलिमेंट्स जो कि प्रमोटर रीजन के अंदर होते हैं, दूसरे होते हैं ट्रांस एलिमेंट्स। ट्रांस एलिमेंट्स कौन होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते कहां? प्रोटीन कहां बनती है? राइबोसोम्स। प्रोटीन पैदा होती है राइबोसोम में, लेकिन काम ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, राइबोसोम से पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं, फिर न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के ऊपर बाइंड करके भी उसको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, फिर जाके वो अपना काम करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट्स के ऊपर सिस एलिमेंट्स के ऊपर बाइंड करते हैं, फिर जाके इसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? इट मींस ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प करने वाले दो एलिमेंट्स होते हैं, एक है सिस एलिमेंट्स और दूसरे है ट्रांस एलिमेंट्स। अच्छा, इसके सिस एलिमेंट्स कौन से हैं? ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं, ये वाले ट्रिपल ए जी, टाटा बॉक्स, ये सारे के सारे क्या है? सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स कौन से हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, दैट इज नोन एज ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स।
और जो ये वाले हैं जो AAG है, इसे हम कहते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब समझ आएगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस एंड ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट्स? क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ता हूं। ये देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, ये पढ़े आप। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट रेगुलेटर टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, by binding to the plant specific cis regulatory elements in the promoter region, thereby activating or repressing the transcription rate of their target gene. डेफिनेशन की समझ आई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की? जी बच्चों, नहीं लगी? हेलो सर लगी है समझ। अच्छा, ये देखो ना, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो प्रमोटर रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। प्रमोटर रीजन है। अच्छा, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। कैसे? जब वो यहां पर बाइंड करते हैं, जब यहां पर बाइंड करते हैं तो क्या करते हैं? दे आइदर एक्टिवेट और रिप्रेस भी कर सकते हैं, रिवर्स द ट्रांसक्रिप्शन रेट ऑफ देयर टारगेट जीन्स, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास किसी भी जीन की प्रमोटर सीक्वेंस हमारे पास हो ना, तो हमें यह पता लग सकता है कि ये जीन कब एक्टिवेट होगा, पता लग सकता है। हम उसके सिस रेगुलेटरी एलिमेंट का एनालिसिस कर लें। ये देखें, अगर हमें पता हो कि ये जो हमारा जीन है उसके NPR1 का जीन है, फर्ज किया हमें उसका प्रोमोटर सीक्वेंस पता हो, तो हमें यह पता लग सकता है कि ये जो NPR1 जीन है ना, ये कब कब एक्टिवेट होता है या कब कब ये इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। वो कैसे? बाय स्टडीइंग द सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब हमें पता है कि अगर तो उसके सीक्वेंस में AAG होगा तो हम कहेंगे कि ये डॉफ से एक्टिवेट होता है। अगर उसके अंदर AAG नहीं है, ये वाले एलिमेंट्स है, ये वाला TGT CTC, तो इट मीन ये जीन NPR कब एक्टिवेट होता है? जब TGT ऑक्सिन से। इसी तरह सैलिसाइक्लिक एसिड स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी होते हैं, इथाइलिन स्पेसिफिक रिस्पांस एलिमेंट्स भी होते हैं, ड्राउट स्पेसिफिक जीन भी होते हैं। हम कहते हैं यार ये ड्राउट स्पेसिफिक जीन है, उसका मतलब ये है कि उसके प्रमोटर के अंदर ये इस तरह के स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उसको एक्टिवेट करता है और पौधे को ड्राउट से बचाता है। नॉर्मली वो ड्राउट रिलेटेड जीन नहीं एक्टिवेट होते, सिर्फ उस वक्त एक्टिवेट होते हैं व्हेन देयर इज अ ड्राउट। ड्राउट क्या करता है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसे कहते हैं ड्रैब। वो उसको जब पौधे के अंदर ड्राउट आता है ना, तो ड्रैब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, वो एक्टिवेट होता है। उसके एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं उन जीन के अंदर जो ड्राउट से पौधे को बचाते हैं, सिर्फ वो जीन एक्टिवेट होते हैं और पौधे के अंदर जो स्टोमेटा है उसको क्लोज कर देते हैं, प्रोटीन के अंदर से पानी को बाइंड कर देते हैं ताकि पानी मूव ना कर सके, ताकि पौधे के अंदर जो पानी है वो कंजर्व रह सके। मेरी बात की समझ आ गई? ये कहानी सारी समझ आई आपको? जी सर। अब आपको ये समझ आई आपने प्रोमोटर सीक्वेंस अलग क्यों की है? यस सर। क्यों? क्योंकि हम सिस रेगुलेटरी करना है, वो इसलिए करना है ताकि हमें पता चले कि ये जो जीन है क्या लाइट से एक्टिवेट होता है, क्योंकि लाइट रिस्पांस एलिमेंट्स भी होते हैं। दूसरा और क्या होता है कि लाइट स्पेसिफिक होते हैं। फिर आ गया
एंडोस्पर्म स्पेसिफिक भी होते हैं कि ये जीन से उस वक्त एक्टिवेट होंगे जब सीड डेवलपमेंट हो रही होगी। कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रूट स्पेसिफिक होते हैं, वो जीन जो रूट के अंदर एक्सप्रेस होते हैं उनके स्पेसिफिक सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे जीन होते हैं जो सिर्फ मेरिस्टेम के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। वजह क्या होती है कि उसके अंदर ऐसे सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ मेरिस्टेम स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होते हैं। नहीं लगी समझ? क्लियर? यस सर। हमने मालूम करना है कि आपके जो फर्ज किया कई ऐसे रेगुलेटरी एलिमेंट्स होंगे जो वायरस स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होंगे। कई ऐसे होंगे फर्ज के वायरस किसी ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता होगा जब पौधे के ऊपर वायरस का अटैक हो और वो जाके एनपीआर जीन को एक्टिवेट करे। दुनिया का हर जो स्ट्रेस है या हार्मोन है वो कैसे काम करता है? सबसे पहले जब वो कोई भी स्टिमुलस पौधे के अंदर आता है, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे कोई स्ट्रेस हो, चाहे कोई डेवलपमेंटल फेज हो, बल्कि वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कन्वर्ट होना है, तब भी उसे हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल स्ट्रेस। उसे हम क्या कहते हैं? या डेवलपमेंटल रिलेटेड सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई बच्चों? तो इस तरह हर जीन का हम पता लगा सकते हैं क्योंकि लोगों ने डेटाबेस जनरेट किए हुए हैं प्लांट केयर के नाम पे, सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स डेटाबेस। ठीक है, उनके अंदर काम क्या है कि वो उसके अंदर हम जीन का प्रमोटर सीक्वेंस ऐड करते हैं और वो हमें बता देता है कि इसके अंदर कौन कौन से सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स आपके प्रमोटर के अंदर मौजूद है। तो हम बाहर बैठे कंप्यूटर पे बैठे हमें पता चल जाता है कि हमारा ये जीन के अंदर एक्सप्रेस होगा, शूट के अंदर एक्सप्रेस होगा, जाइलम के अंदर एक्सप्रेस होगा, फ्लावर्स के अंदर, फ्लावर के पेटल के अंदर, फ्लावर के सेपल के अंदर, फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर, फ्लावर की ओवरी के अंदर, फ्रूट बिफोर मैच्योरिटी, फ्रूट आफ्टर मैच्योरिटी, जहां राइपनिंग के दौरान प्रोड्यूस होगा या साइंसेस के दौरान प्रोड्यूस होगा। ये सारे एनालिसिस हम घर बैठे एक क्लिक से कर लेते हैं। अल्लाह समझ आई है कि अगलियां भी गई हैं? अच्छा, अब मैं इंटरनेट पे जाके तो मैं ना एक प्लांट केयर डेटाबेस है वहां जाता हूं, बल्कि मेरा भी इंटरनेट ना जरा स्लो, अल्लाह करे वो खुल जाए। अच्छा, प्लांट केयर डेटाबेस। अच्छा, वहां पर जाकर आप सीक्वेंस को, प्रमोटर सीक्वेंस को उसके अंदर ऐड करोगे ना तो वो आपसे ना एक मांगेगा आईडी, ईमेल आईडी। आपने ईमेल आईडी दे देना है और सीक्वेंस का नाम लिख देना है, तो वो आपको ईमेल कर देगा उसकी एनालिसिस। ठीक है, बल्कि मैं ना अभी मुझे लगता है कि इंटरनेट मेरा थोड़ा सा स्लो है, मेरे पास एक ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, तो वो ना मैं आपको इसके साथ वो भी ऐड कर देता हूँ, भेज देता हूँ। तो उससे जब आप वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्लांट सिस रेगुलेटरी एनालिसिस आप करते हैं। बच्चों समझ आई? हेलो? यस सर। चलो गुड जी तो सर। आज मैं बस यही आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोगों को डिटेल से आप जो प्रमोटर सीक्वेंस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज का लेक्चर खत्म हो गया, तो ये लेक्चर भी आपको भेज देता हूँ अभी मैं, कंप्यूटर थोड़ा सा ठीक होता है, और साथ में एक और लेक्चर जो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ सिस रेगुलेटरी एनालिसिस वाला, तो वो भी आपको भेज दूंगा। अगर तो आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो मैं कल या परसों या मैं दोबारा आपको वो लेक्चर दे दूंगा कि कैसे आपने सिस रेगुलेटरी एनालिसिस इंटरनेट से जाके कैसे मालूम करना है कि इस प्रमोटर रीजन के अंदर कौन कौन से सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं और ये जीन कहां कहां एक्सप्रेस होगा,
कब कब एक्सप्रेस होगा, इससे हमें उस जीन की कैरेक्टराइजेशन हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। ओके और यू सर। गाइस, ये अभी खत्म होने वाला है, तो खत्म होने के बाद फिर बस कीजिएगा, तो ये मैं इंशाल्लाह वीडियो आपको अपलोड कर देता हूँ। तो होप इंशाल्लाह हमारा ना आप लोगों को ये आज का लेक्चर मुफीद होगा। तो इंशाल्लाह सर आपने 2 सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करने को कहे थे। वो कर लिए जी सर। डीएनए स्टार और उसके अंदर सिक्वर्टर। जी। वो जो उसके अंदर ना हमने बड़ा कुछ काम करना है, उसके अंदर बड़ा काम कर सकते हैं हम। उसके अंदर एक तो हम ये मालूम कर लेंगे कि आपकी जो सीक्वेंसेस है ना, वो आपस में कितने परसेंट होमोलॉजी है उसकी। मतलब ये कि सर जैसे वो फाइलोजेनेटिक्स भी बना सकते हैं। मेगा एक्स कर लिया था आप लोगों ने? सर मेगा एक्स जी सर वो कर लिया सर, वो ट्री बना लिया, फाइलोजेनेटिक ट्री, एक्जेक्टली वो और फिर फाइल, उसको जो जी हाँ वो बना लिया। वो भी ग्रेट है। डीएनए स्टार भी हमने कर लिया, ठीक हो गया। आपने मेजर जितने भी सॉफ्टवेयर से वो तकरीबन आप इंस्टॉल हो गए हैं। लेकिन और भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अभी दूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप को यकदम आपको सारा कुछ दिया ना तो आप लोगों ने ना कंफ्यूज हो जाना। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सिर्फ आज प्रमोटर के ऊपर ये टॉक देनी थी, ये ताकि आप लोगों को पता हो कि व्हाट इज अ प्रमोटर एंड व्हाई द प्रमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हर जीन का जो प्रमोटर होता है उसी वजह से, फर्ज किया अब आंख है ना जहाँ पर हमारी, यहाँ पर आंख ही क्यों बन रही है, कोई और जो आंख हमारी अभी किसी और जगह क्यों नहीं है? वजह क्या है कि ऐसे प्रमोटर्स वहां प्रमोटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक प्रमोटर्स होते हैं, जो कि हर जगह एक्सप्रेशन नहीं देते। वो सिर्फ तब एक्सप्रेशन देते हैं जब उसका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट हो। वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तब एक्टिवेट होता है जब वो स्पेसिफिक केमिकल स्टिमुलस या डेवलपमेंटल स्ट्रेस हो, या डेवलपमेंटल या रूट स्पेसिफिक जीन और है, आई स्पेसिफिक और है, जिगर स्पेसिफिक और है, हेयर स्पेसिफिक और है। अब हर जीन हर जगह एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए ना तो कैलस बन जाए। कैलस किसे कहते हैं? कैंसेरियस लाइक ग्रोथ। हलवा बन जाए, हलवा हलवा, हर जगह आपको हलवा हलवा नजर आए पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने हलवे नहीं बनाने। अल्लाह तक मियां ने ये सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है, हाईली कंट्रोल्ड सिस्टम है। हर जगह हर जीन एक्सप्रेस नहीं होता। अच्छा, लेस देन 1 मिनट हो गया, उसके बाद मैं ऑन नहीं करूंगा। ठीक हो गया, हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो अल्लाह ये इंशाल्लाह हमने आप लोग एंजॉय करोगे। इसके बाद चाहे आप जिस भी मेजर में जाओ, आप लोगों को ये जो मेरा काम है ना किया हुआ, आपको बड़ा मजा आएगा। ये इंशाल्लाह आपकी जिंदगी मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, शुक्र है, गुड, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये काम बड़ा अच्छा है, तो इसे हम इंशाल्लाह पब्लिकेशंस करेंगे और आप लोगों को अभी से ही पता लग जाएगा कि रिसर्च करते कैसे हैं। तो दैट्स गुड साइन कि आप लोग माशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर से ही जब आप यहाँ से निकलेंगे तो हम एक और तरह के ये यूथ पैदा होगी इंशाल्लाह हमारी। इंशाल्लाह सर।